आपण बडगे साहेबांचे शब्द आम्ही सर्वांपुढे स्फूर्तिगीतातून आपण मांडले. त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित विशाल मेश्राम यांना पण एक स्फूर्तिगीतासाठी मी इथे आमंत्रित करतो. विशालजी मेश्राम. बदले असते घरनी माझे शंभराच्या नोटाने, शंभराच्या नोटाने समाज माझा राहिला असता, समाज माझा राहिला असता इथे उपाशी पोटाने, इथे उपाशी पोटाने. नवीन नवीन प्रयोग करायला खूप आवडायचे आणि त्यांनी हे प्रयोगच केले आहे की संघटन म्हणा की काही म्हणा की कार्यकर्ता जिवंत राहायला पाहिजे. ते म्हणाले की म्हणजे लोकांपर्यंत जा, म्हणे तुम्ही लोकांपर्यंत जा, लोक तयार आहात, पैसे द्यायला तयार आहेत, कार्यक्रम घ्यायला तयार आहेत, कार्यक्रमामध्ये घ्यायला तयार आहेत, पण तुम्ही पोचलं पाहिजे. हे त्यांची खूप म्हणजे मनाची तळमळ होती त्यांची की आपण प्रत्येकाकडनं गेलं पाहिजे. मला असं वाटतं की त्यावेळेस अमरावती बामसेटमध्ये सगळ्यात मोठा आर्थिक वाटा हा भंडाराचा आहे. आम्ही प्रत्येकाकडे जाऊन कलेक्शन करायचो. बडगे साहेब, मी, कधी कांबळे साहेब, कधी अडकणे साहेब, दिनेश अडकणे साहेब, हे आम्ही म्हणजे आज एक ते गोष्ट चालू आहे. तर पण त्यांच्यामध्ये आमचा वाटा खूप मोठा आहे. बडगे सरांशिवाय आम्ही लोक आज असं वाटते की थोडं पोडक्यासारखं ठरवलं आहे. पण त्यांनी ती हिंमत दिली आम्हाला, ती हिंमत नेहमी आमच्यासोबत राहील. मला आता थोडं आलेलं आहे. तर त्यांनी जे उत्तरदायित्व आमच्यावर सोडवलेलं आहे ते मी इथे सर्वांना ट्रस्टच्या वतीने वाईट देतो की आम्ही त्यांनी जो ज्या ट्रस्टसाठी ते निर्माण झालेलं आहे त्या ट्रस्टचं ते त्यासाठी प्रामाणिक राहील. ट्रस्टचं काम हे डेफिनेट सोशल वर्क आमचं पुढे पण आहे, भरपूर आहे. तर विनाकारण मी त्या गोष्टी सांगणार नाही, पण कर्तृत्व करून दाखवलं ते असं मोठं आहे. मोठे मोठे गोष्टी करण्यात काही अर्थ नाही. बडगे साहेबांचं तेच होतं आणि त्यांनी माझ्यामध्ये तेच पाहिलं की बा बोलण्यापेक्षा कृतीशील असलं नाही पाहिजे, माणसाने कृतीशील राहायला पाहिजे. मोठे मोठे भाषण करून काही फायदा नाही. आम्ही भाषणवाले लोक नाही आहे. मी स्वतःही भाषणबाजी करण्यात कधीच पुढे नाही आलो आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी आजपर्यंत कधीच कुठलंही पद न घेता कार्यक्रम निष्ठेने प्रामाणिकपणे एक निष्ठावान कार्यकर्ता म्हणून चळवळीचं काम केलेलं आहे आणि ट्रस्ट त्यासाठी बांधिलकी आहे. आज त्यांच्या या स्मृतीप्रित्यर्थ एक कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं आहे, कार्यकर्ता मेळावा आहे. तर मला असं वाटतं की मी भाषणात वेळ न जवळता त्या कार्यशाळेला आपण प्रत्यक्ष स्वीकार करावी. मी माननीय धर्मेंद्र सरदार सर यांना इथे प्रचारण करतो की त्यांनी आपल्या कार्यशाळेला सुरुवात करावी आणि आपण 2:30 वाजता एक ब्रेक घेऊ, जेवणाचा हा ब्रेक राहील. ही एवढी सूचना देऊन मी माझं बडगे साहेबांना माझ्याकडून आणि ट्रस्टच्या वतीने श्रद्धांजली आपण करतो. धन्यवाद. जय भीम. अर्थ हाच हे आहे, अर्थ भावना ही आहे की हे सामाजिक आंदोलन पुढे चालत राहिलं पाहिजे आणि पुढे चालत राहिलं पाहिजे. याच्यासाठी तुम्हाला जे शक्य आहे ते करत राहिलं पाहिजे, है ना. जी मोठी अशी म्हण आहे की इफ यू कांट वॉक, है ना, इफ यू कांट रन तो क्या कर सकते हैं आप? दौड़ नहीं सकते तो आप चल सकते हैं. अगर आप चल नहीं सकते तो आप रेंग सकते हैं, क्रॉलिंग कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, तन मन धनाने साथ देऊ शकतो. आणि यास प्रित्यर्थ आज जे आहे, आज आपल्या समोर काही प्रश्न आहेत, काही हे आहेत, त्याच्यावरती डिस्कशन थोडंसं करूया. अर्ध्या तासात जेवणाचा ब्रेक आपण करू. म्हणजे मान्यवर कांशीराम साहेब, बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे त्यानुसारच आपण काम करू. आपण सर्व लोकांच्या उपस्थितीमध्ये हे डिस्कशन होणं अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वांना माहिती आहे, थीम सर्वांना माहिती आहे, परंतु याच्यावर चर्चा ही वारंवार उजाळा देत राहण्यासाठी होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणून जे आहे आपण अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. आम्ही 3-3 दिवस प्रशिक्षण शिबिर करून जे आहे शिकलो आणि ते शिकल्यामुळेच साहेबांना, बडगे साहेबांना पण हेच वाटेल की
की माझ्या लोकांनी हे शिकत राहिलं पाहिजे आणि हे पुढे नेत राहिलं पाहिजे. तर पुढे नेण्यासाठी आपल्या डोक्यात असलं पाहिजे आणि डोक्यात असल्यापासून ते आपण पहिले ऐकलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. तुमच्याकडे सर्वांकडे ती माहिती आहे, फक्त त्या माहितीला आपण उजाळा देऊया. मित्रांनो, आवाज येतो? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या निर्वाणानंतर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा निर्वाण झालं 1956 नंतर. सामाजिक आंदोलन जे आहे ते बऱ्याच प्रमाणात कमतर झालं, थंड झालं, किंवा त्या आंदोलनाची धार जी आहे ती कमी झाली. आणि त्या आंदोलनाच्या याच्यामध्ये उडी घेणे आणि त्या आंदोलनाला पुढे घेऊन जाणे, तो गाळा पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी जी आहे ते नंतरच्या काळात म्हणजे 80sच्या काळात मान्यवर कांशीराम साहेबांनी आपल्या खांद्यावरती घेतली. आणि कांशीराम साहेबांनी खांद्यावर घेऊन सर्वात पहिले जे आहे लोकांमध्ये प्रश्न उपस्थित केले. लोकांमध्ये प्रश्न उपस्थित केले आणि लोकांना काय प्रश्न विचारले? लोकांना प्रश्न विचारले, लोकांना प्रश्न विचारला. आणि हा जे जे नेते मंडळी स्वतःला नेते समजत होते त्या लोकांना प्रश्न विचारला की विल आंबेडकरिझम सर्वाइव्ह एंड रिवाइव. म्हणजे हा प्रश्नाचा सरळ सरळ हिंदी असा अनुवाद आहे कि क्या भारत में आंबेडकरवाद जीवित रहेगा और वो रिवाइव होगा. रिवायवल म्हणजे पुन्हा सुरू होईल, पुन्हा त्याचा रस्ता पकडेल, त्याची स्पीड पकडेल. हा प्रश्न कांशीराम साहेबांनी खूप मोठे मोठे जे नेते आहेत त्या लोकांना एका मंचावर आणून हा प्रश्न विचारला. असे 5-6 प्रश्न होते आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये की काय बाबासाहेबांचे विचार भारतामध्ये जिवंत राहतील आणि जिवंत राहिले तर ते काय गती पकडतील. आपल्यालाही हाच प्रश्न आहे. बाबासाहेबांचे, फुलेंचे, शाहू महाराजांचे, कांशीराम साहेबांचे विचार काय भारतामध्ये जिवंत राहतील? प्रश्न है. क्या बाबा साहब के, फूले के, शाहू महाराज के, कांशीराम साहब के विचार भारत में जीवित रहेंगे? प्रश्न समझला की नहीं? उत्तर क्या है? काय लिहिलं मी? सायलेन्स स्पीक्स इटसेल्फ. तुम्ही सर्व बाबासाहेबांना मानणारे लोक आहे की नाही? फुलेंना मानणारे लोक आहे की नाही? शाहू महाराजांना मानणारे लोक आहेत. तरी सुद्धा इथे आपल्या इन हाऊस आपण बसलेल्या डिस्कशन मध्ये वारंवार हा शब्द आपण हे केला, विल आंबेडकरिझम सर्वाइव्ह अँड रिवाइव्ह. ह्या प्रश्नाला आपण स्पॉन्टेनियस हो म्हटलं काय? अंदर से एकदम से बोला क्या कि नहीं नहीं ऐसा कैसा नहीं, ये सर्वाइव करेगा. केला का? नहीं केला. का बरं? का बरं नहीं केला? जो बाबा साहब का आंदोलन आगे चलाने की बात कर रहे हैं वो लोगों के दिल में भी कॉन्फिडेंट उतना नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से लेस होने के बावजूद भी आज की परिस्थिति जिस तरह से है उस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हम इधर 60-70 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के भी मुंह से ऐसा जोर से आवाज नहीं निकला कि ये सरवाइव करेगा. इट्स अ बिग डील. ये बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हम लोगों के लिए कि अगर हम लोग बाबा साहब के, फुले जी के, शाहू महाराज जी के और कांशीराम साहब के विचारों को सरवाइव होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर अगर हम एक मत नहीं है
और ये मनोविज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान है। जब लोग हम अंदर से झकझोर कर इस बात को बोलते तो शायद इस हाल में, इस लोगों में चेतना का निर्माण होता है ना। लेकिन हम लोग जो बाबा साहब के विचारों को कंधे पर वहन करने की बात कर रहे हैं, उनमें भी किस बात का अभाव है? इस बात को कहने का, डंके की चोट पर कहने का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गहरी चिंता की बात है। ये सवाल हर बार आता रहेगा, और जब जब ऐसी परिस्थितियां देश में बनेगी कि इस विचारों पर जो है चलने वाले लोगों का अगर अपने आप पे यकीन नहीं है, तो वो लोग इस मोमेंट को किस यकीन से आगे बढ़ाएंगे? किस यकीन से बढ़ाएंगे? है, हम लोगों को यकीन है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो यकीन का न होना, ये हमारे लिए अपने आप का गृहपाठ फिर से करने की और फिर से तैयारी करने की नौबत लाता है। हमेशा क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है, फर्स्ट गियर में आती है तो 20 के स्पीड से चलती है, और लास्ट गियर में जाती है तो 100 के ऊपर के स्पीड से चलती है। तो आज फिर से क्या हम आंबेडकरवादी लोग, फुलेवादी लोग, शाहूवादी लोग जो है, कांशीरामवादी लोग हैं, वो अपना गियर पीछे ले गए हैं, रिवर्स में चल रहे हैं। हमारा साइलेंस यही बता रहा है साथियों कि हम लोग शायद न्यूट्रल में चल रहे हैं या शायद हम रिवर्स में। फिर से एक बार बोलो कि क्या अम्बेडकरिज्म विल सर्वाइव? सर्वाइव करेगा क्या? कितने लोगों को लगता है कि ये सर्वाइव करेगा? कितने लोगों को लगता है कि अम्बेडकरिज्म सर्वाइव करेगा? लगता है क्या? मजा आ रहा है क्या? देखो इधर से देखो, मजा आ रहा है क्या? सर्वाइव करेगा, करेंगे करके एक साथ हाथ ऊपर करो। अभी फिर से एक बार हाथ ऊपर करो। ये जो है ये हम लोगों में अभाव होने का द्योतक है। क्या है? क्या है? अभी आप ही महसूस करो कि सब लोगों ने किस तरह से हाथ खड़े किए, आधे किए, अधूरे किए, लेजीनेस से किए, है ना। ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये बॉडी है कि ये रिफ्लेक्ट करता है, मोमेंट रिफ्लेक्ट करता है, मोमेंट रिफ्लेक्ट करता है, और ये एक्शन रिफ्लेक्ट करता है। ये बोलता है एक्शन ऑफ अ मैन आर हिज रियल थॉट्स। एक्शन ऑफ अ मैन आर हिज रियल थॉट्स। अगर आदमी के कृति उसके सही विचार है, तो हम लोगों ने विचार प्रदर्शित कर दिए हैं कि हमने लेजीनेस से हाथ ऊपर किया। कैसे किया? लेजीनेस ये न्यूनगंड का द्योतक है। काय का द्योतक है? न्यूनगंड का। न्यूनगंड किसे कहते हैं? मराठी शब्द न्यूनगंड कशाला म्हणतात? न्यूनगंड किसे कहते हैं? न्यूनगंड कशाला म्हणतात? इंग्लिश में बोलो, मराठी में बोलो। स्वतःमध्ये कमी असणे, स्वतःमध्ये कमी असणे। और क्या बोलते? न्यूनगंडला काय आहे? रिफ्लेक्ट शब्द। न्यूनगंडला समर्पक शब्द कोणता आहे दुसरा? होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप को ये मान लेना कि मैं दोषी हूं, मैं कमतर हूं।
आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि आप इतना पढ़ो कि ये बन जाओ, क्या बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, सब बन जाओ। उसमें क्या भर रहे हैं आप? इंफिनिटी भर रहे हैं क्या? नहीं, आप उसमें भर रहे हैं सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कौन सा भर रहे हैं? सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी ये सुपरियरिटी जो है जब उसमें आती है, जब उसके विचारों में कलखत्ता होती है, जब उसके विचारों में कॉन्फिडेंस होता है, जब उसके विचारों में, बॉडी में, एक्शन में, हर चीज में कमिटमेंट दर्शाता है। और ये आज के डेट में हम लोग जो समाज के प्रतिनिधि यहाँ बैठे ऐसा मान के चलते हैं, अगर बाबा साहब का आंदोलन आगे चलाने वाले लोग अपने आप को मानते हैं, तो हम लोगों में आज ये इनकलकेट हो गया है, ये हमारे शरीर में घुस गया है, ये वायरस है। क्या है ये वायरस? अगर हमारे शरीर में आज घुस गया है तो कोरोना अभी गया है। कोरोना वायरस कैसा काम करता था आपको मालूम है? कैसा करता था? कोरोना वायरस आप में घुस गया तो आपके लंग्स को कमजोर कर देता था। लंग्स का कमजोर होने का मतलब है कि ब्रेन डेड की तरफ जाना। और उसी तरह से हम लोगों में अगर ये वायरस घुस गया, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, जो बाबा साहब के विचारों पे विश्वास होने के बावजूद भी ये हमको विश्वास से अडिग कर देता है, विश्वास से दूर कर देता है। और जब इससे दूर हो जाएंगे तो आपके लंग्स फेफड़े भर आएंगे, और लंग्स और फेफड़े भर आएंगे तो आपका दिमाग उस दिशा में, उस चेतना की तरफ दौड़ने की कभी कोशिश नहीं करेगा। और जब उस चेतना की तरफ आप दौड़ेंगे नहीं तो ये काम को करने के क्या हमारी बॉडी लायक रहेगी? रहेगी क्या? नहीं है। हमेशा हमको बताया जाता है, दवाखाने में जाते थे तो पहले क्या देता थे हमको? टॉनिक, 1-2 टॉनिक देता था, बड़ा हो जाए, है ना? ऐसा ही था ना बचपन में। तो ये टॉनिक जो है, टॉनिक किसमें है हमारे पास अभी? टॉनिक बाबा साहब के विचारों में, फुले के विचारों में, शाहू के विचारों में है। और वो टॉनिक का सेवन हम लोग अभी नहीं कर रहे। बाळाला रोज द्या, काय? जन्म गुट्टी। क्यों देते थे उसको? हाँ, एनर्जी, ताकत आती थी। तो हम लोग अगर ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास ताकत चाहिए, तो हमको ताकत कहां से आएगी? हमको ताकत आएगी कि हमको जन्म गुट्टी लेने पड़ेगी। और जन्म गुट्टी वाले लेने वाले लोग ही अगर ठंडे पड़ जाए, कमतर पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, तो वो क्या कभी किसी को जाके ये जन्म गुट्टी पिला सकते? ये हम लोग नहीं पिला सकते। और नहीं पिला सकते इसलिए हमारा इलाज होना पर्याप्त है। हम लोगों का खुद पहले इलाज होना जरूरी है। और ये इलाज होने के लिए हमको हमारे शरीर में जो घुसा हुआ इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है उसको निकालना पड़ेगा। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स निकालने का तंत्र क्या है आप बता सकते हैं? आप ही लोग बता सकते हैं। ये न्यूनगंड अगर हमें से निकालना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? क्या कराना लगता है? एक्टिव इज सिंगल, एक्टिविटी इज, है ना? एक्टिव एक इंडिविजुअल रहेगा, एक्टिविटी सब मिलके करेंगे, है ना? कृतिशील, अभी ये कृतिशील होगा तो हम लोग जो है चेतनावान हो जाएगा। और क्या होगा? चेतनावान होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चेतनावान होण्यासाठी आम्हाला काय गाळगा लावा लागेल का? गाळगा, झाडू वगैरे नाही लावा लागेल। म्हणजे हे झाडू बिडू लावल्याने आपण चेतनावान होऊ का? काय करावं लागेल? अभी जरूरत सबसे पहले हमारा अपना इलाज करने की है। मूवमेंट समाज के नुमाइंदों पे चलता है। समाज के नुमाइंदे अगर कमतर पड़ जाए, उनको अगर खत्म कर दिया जाए तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज में काम करने वाले लोग 2% होते। कितने? 2%। और ये 2% लोगों का समागम है, इसमें ये लोग इकट्ठा हुए हैं। उन लोगों ने अगर चेतना का अभाव दिखाया तो समाज को
मर जाने का, समाज को खत्म हो जाने का, इसके अलावा दूसरा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता अगर हम लोग योग कब तक। तो हम लोगों को अभी क्या करना पड़ेगा? अभी हमारा इलाज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा पहले कि हम बीमार हैं। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करो कि हम लोग बीमार है। अभी ये एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? बीमार है करके गाव साहेब आहे का नाही बीमार? आपण बीमार आहे का? है कि नहीं? अभी हम लोग बीमार है। अगर हम बीमार है ना, तो ये बीमार लोगों को ठीक करने का लिए हमारे पास जड़ी बूटी है, हमारे पास पूरे डॉक्टर्स है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है, शाहू महाराज है, फुले जी है, सब है। अभी कोई बगैर व्यक्ति, कोई आदमी दवाई लिए बगैर ठीक नहीं हो सकता। दवाई लिए बगैर अगर ठीक नहीं हो सकता तो उसको ये जानना जरूरी है कि आज के डेट में उसके ऊपर ये बुखार क्यों आया हो, आज वो क्यों ठंड बैठा है, आज क्यों वो नासूर हो गया है उसका जख्म। तो इसके लिए है कि हम लोग समाज में रहते हैं और समाज के जो जो अलग अलग माध्यम है वो माध्यम से जानकारी लेते हैं। कौन से माध्यम से लेते हैं जानकारी? हम लोग पेपर से ले रहे, टीवी से ले रहे, मोबाइल से ले रहे, व्हाट्सएप से ले रहे और कहीं कहीं से जानकारी ले रहे। उसमें क्या आपके फेवर की जानकारी आ रही है? आपके फेवर की कोई भी जानकारी आती है? नहीं है। आज आपने देखा कि भाई मध्य प्रदेश में वो लड़के के ऊपर पेशाब कर दिया है ना। दूसरा आया कि ट्रेन में उसके तलवे चाटने को बोला, बराबर। तीसरा और आएगा, चौथा और आएगा, पांचवा और आएगा। ये क्यों आ रहा है? आज ही क्यों आ रहा है? आज ही क्यों आ रहा है? हम लोग इस तरह से अगर सोचेंगे कि ये ऐसी घटनाएं हो रही है और इसका विरोध करना चाहिए, ये एकदम अलग है। ये घटनाएं पूर्व में होती थी कि नहीं होती थी? ये पूर्व में बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी, इसलिए इस घटना का कोई तवज्जो नहीं था। आज ये घटना हो रही एक देश में, एक जगह पे, तो वो हाईलाइट हो रही। क्यों हो रही? मोबाईलमुळे तर होऊनच राहिली, पण का बरं? हाँ, ये जो है ये आमच्यामध्ये भीतीचं दोहन करने, हमको डराने के लिए किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? वो जिसके ऊपर पेशाब किया उसको डराने के लिए नहीं, जिसके ऊपर पेशाब किया उसको डराने के लिए घटना नहीं हो रही है। तो जो तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग जो न्यूनगंड में ग्रसित है, जिनमें अभी ये भावना आ गई कि अभी कुछ नहीं हो सकता, उनका डर ये ज्यादा मजबूत करने के लिए ऐसे प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। अभी जिसने शू किया, पेशाब किया, जिसने वीडियो बनाया, वो कौन से कार्यकर्ता है? भाजपा के, आरएसएस के कार्यकर्ता है। जब उन्होंने वीडियो बनाया तो उनको ये मालूम नहीं वायरल करने से क्या होगा। और उसके दोस्त ने वीडियो बनाया, दोस्त ने मतलब उसके कास्ट के आदमी ने वीडियो बनाया, और जब बनाया तभी थोड़ी वायरल किया। इसको सोच के चिंतन मनन करके उन्होंने वायरल किया। इट इज देयर एक्टिविटी। क्या है? इट इज देयर एक्टिविटी। उनकी एक्टिविटी है और उनकी एक्टिविटी के ऊपर हम लोग क्या कर रहे? रिएक्ट कर रहे। रिएक्ट कर रहे। रिएक्शन कब होता है? केमिकल रिएक्शन कब होता है? केमिकल रिएक्शन तब होता है जब
निळा लिटमस कशात टाकला, ऍसिड पे डाला तो तांबडा होता, कोणता निळा लिटमस तिकडे टाकला ते काय, मतलब केमिकल रिएक्शन इज प्लान्ड, केमिकल रिएक्शन इज डिसाइडेड, केमिकल ये जो है एक्शन जो है ये पूर्व निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, उससे यही रिजल्ट आएगा। एक केमिस्ट्री हमको बता रही है कि 100% सही। अभी ये जो है ये कांड से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, निदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, एमपी में चुनाव होंगे, है ना, एमपी में चुनाव होंगे, चुनाव का परिणाम ये होगा कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी। क्या होगा, कांग्रेस जीतने से एससी और एसटी के लोगों को क्या लगेगा कि भाई बच गए, क्या हो गया, बच गए, जालिम सरकार से बच गए। और ये करने से एससी एसटी को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एससी एसटी के लोगों को, ओबीसी के लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, और जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो अगले साल, उसके अगले साल, उसके कई सालों बाद हम लोगों की स्थिति इससे भी बदतर, और इस स्थिति को बदतर होने से बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। और हम लोग ही अगर इसका शिकार हो गए तो हम लोग दूसरे लोगों को इससे दूर लेके नहीं जा सकते। ये आरिष्ट जो है हमारे ऊपर आने वाला है, और इसको अगर आने से रोकना है, इसको अगर आने से रोकना है, तो हमारा बच्चा अगर पाड़ा बोलना भूल गया तो हम क्या करते हैं, क्या करते, फिर से लर्न करवाते, फिर से लर्न करवाते, फिर से लर्न करवाने का नाम है बैक टू बेसिक्स, बैक टू बेसिक के तरफ चलो। वो घाई मत करो कि बामन को या दुश्मन को या आरएसएस को हराने का है, तो हम हार गए हैं, लड़ाई बहुत पीछे चली गई है, इसमें सोचेंगे तो आज ही हार गए। बैक टू बेसिक करना है, और बैक टू बेसिक अभी आपको बताओ कि बैक टू बेसिक कहां से शुरुआत हुई थी हमारी मूवमेंट की, कहां से शुरुआत हुई, बाबा साहब के लोग, महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब को बाबा साहब की तरह जानते थे क्या, बाबा साहब को मसीहा जानते थे, बाबा साहब को जो है बहुत मानते थे, बहुत पूजा करते थे बाबा साहब की, लेकिन बाबा साहब ने क्या काम किया ये बाबा साहब के लोगों को ज्यादा मालूम नहीं। हमारे महापुरुषों की आंदोलन की जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को लेके ही हमको आगे चलना पड़ेगा। वो स्ट्रेंथ ही हमारे लिए पूरा प्लान है, वो स्ट्रेंथ ही जो है हमारी रोड मैप है, और उस रोड मैप से हम भटक रहे हैं। वो भटकाव को अगर रोकना चाहते हैं तो हमको फिर से बैक टू बेसिक करना पड़ेगा, और बैक टू बेसिक है छोटी छोटी संगोष्ठियां करना, छोटे छोटे मीटिंग्स करना, कार्यकर्ताओं को फिर से यही बताना कि बाबा साहब ने क्या किया, फुले ने क्या किया, शाहू महाराज ने क्या किया, और कौन से मार्ग पर चलकर उन्होंने आंदोलन चलाया। बराबर है ना, तो बाबा साहब ने कौन से मार्ग पर चलकर ये आंदोलन चलाया, बाबा साहब के जीवन में, लाइफ में कितनी कठिनाइयां आई है हमको मालूम है, बराबर है। बाबा साहब ने अपना ये जो है जीवन निछावर कर दिया, हमको मालूम है, लेकिन बाबा साहब के जीवन की घटनाओं को क्या हमारे बच्चे आज बाय हार्ट बता सकते हैं, नहीं बता सकते। कुछ लोगों के, गिने चुने लोगों के बता सकते हैं। हम सब लोग मूवमेंट को मानने वाले, मूवमेंट का हिस्सा होने वाले लोग हैं। हमने भी अपने बच्चों को मूवमेंट से दूर ही रखा, हमने भी अपने बच्चों को मूवमेंट से दूर ही रखा। मैं हूं ना, मैं जा रहा हूं बनने कपने, तू मत आना।
क्यों मत आना? अभी वो नहीं आएगा तो इसके बाद में ये दूसरा सवाल आता है कि क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके बच्चे भी डेमोक्रेसी के फ्रूट एंजॉय करेंगे भविष्य में? कह सकते हैं क्या? ये नहीं कह सकने के इसमें ही क्वेश्चन में ही आंसर है। आपके बच्चे अगर डेमोक्रेसी के फ्रूट एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों के सामने विकल्प क्या क्या है? क्या क्या कर सकते हैं? अगर गुलाम हो, आपको क्या लगता है आज हम गुलाम नहीं है? आज हम पूरी तरह से गुलाम है, पूरी तरह से गुलाम है। ये थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत ये हमको बोलने का चलने का जो आधा जो मिला है वो संविधान अस्तित्व में है इसलिए है। पूर्व में भी हमारे लोग गुलाम थे और गुलाम होते हुए लोगों ने हमको आजादी की राह दिखाई। आजादी की राह बोले तो मैं भारत स्वतंत्र हो गया इसकी नहीं बोल रहा हूं। इमेंसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों को इनकलकेटिव जो है वो ग्रोथ होना चाहिए। इनकलकेटिव ग्रोथ हमारे लोगों का एक थोड़ा बहुत हुआ है ये पीढ़ी का। ये पीढ़ी के बाद में हम ही लोग ही शासन है कि हमारे बच्चे डेमोक्रेसी का फ्रूट्स नहीं ले पाएंगे। और नहीं ले पाएंगे का इसका एग्जाम्पल है अभी अभी हमारे सामने, है कि नहीं? शिक्षा हमसे छीन चुकी है पूरी तरह से। शिक्षा क्या है? महाराष्ट्र में 22,000 स्कूलें बंद पड़ी है जिला परिषद की। कितनी? 22,000, ये पिछले 2 सालों में। पूरे देश में 1,95,000 स्कूलें बंद पड़ी है। कितनी? 150 प्राइवेट यूनिवर्सिटी देश में आ गई है। कितनी? 150 प्राइवेट यूनिवर्सिटी देश में आ चुकी है। शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ पे कितना है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ पढ़ना लिखना जानने वाले लोगों की संख्या भारत में 74% है। कितनी? 74.41। और इस संख्या में 82% आदमी लोग शिक्षित है, ऐसा सरकार का कहना है। कितना? 82%। ये 82% में वो लोग सब शामिल है जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते, सही येते नावापुरती ते लोग। अभी आजादी के 70 साल 75 साल के बाद में भी देश में पूरी तरह से हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और अभी शिक्षा रोल बैक हो रही है। रोल बैक हो रही है। क्या हो रही है? रोल बैक, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। अभी हमारे लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, यानी शिक्षा हम लोगों ने खो दी। रोजगार हमने खो दिए हैं। रोजगार हमारे पास अभी बचे नहीं है। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या संपत्ति हमारे पास है? संपत्ति है क्या? 94% लैंड ऑफ इंडिया इज ओन्ड बाय ओनली 10% पीपल। कितना? 10% लोगों के पास 94% जमीन है देश की। कितनी? 94%। और रिसोर्सेज जितने हैं 80% लोगों के पास 20% रिसोर्सेज है और 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज है। साधन संसाधन, मालिकाना हक। तो ये अगर हमने खो दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। हमारे पास विकल्प है कि सारे के सारे SC/ST के लोग एक साथ मिलकर आत्महत्या कर ले। एक दूसरा कि अपने बच्चों को अभी से ये सिखाए कि पढ़ना बेईमानी है ना, अच्छे पदों पर जाना बेईमानी है। क्या है विकल्प? या फिर हमारा विकल्प है कि हम ये सब छोड़ दें और वो जो बोल रहे हैं वो करें। इसमें से कौन सा विकल्प है? तो इसमें से विकल्प है कि उठ के खड़ा हो जाए, फिनिक्स बने और समाज का आंदोलन को गतिमान करने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करे। अभी देखो, टाइटैनिक जहाज डूब रहा था, टाइटैनिक का जहाज डूब रहा, तो कैसे डूबा? हाँ, बर्फ से टकराया, इसकी वजह से गिर गया। टाइटैनिक जहाज डूबने का सबसे बड़ा कारण है कि उसमें छेद हो गया, उसमें पानी का। अभी ये टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था तो लोग क्या कर रहे थे? जहाज में जो लोग थे उनकी क्या एक्शन थी? उसमें बहुत कम लोग जो है ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे लोगों को बचाया जाए और कैसे जहाज को जगह पर लेकर जाया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग जान के इससे बचने के लिए जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे थे। अगर 100% लोग मिलके वो काम करते तो सारे लोगों की जान बची जा सकती थी, या 2-4 शहीद होते और सब बच जाते। लेकिन उसमें से हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो एफर्ट्स कमतर हो गए, और वो एफर्ट्स कमतर होने की वजह से टाइटैनिक जहाज डूबा। आज समाज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्टेस के लोग, ये जो टायरनी वाली सरकार है, टायरनी, अनार्ची है ना, जो आपके खिलाफ है, उससे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे लोग बच तो रहे, लेकिन अंततः बचना है क्या? बचना संभव नहीं। तो बचने के लिए काम करेंगे तो आप बचे रहेंगे कुछ दिनों तक, लेकिन डिफेंसिव आदमी जो होता है वो डिफेंस में मर जाता है। अभी आपको क्या करना है? इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने के लिए आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, और सिर्फ हम 1-2-4 लोग खड़े होके नहीं होगा, तो सब लोगों को पहले ये जन्म घुट्टी पी लेके फिर समाज में कंटिन्यूअस ये प्रचार प्रसार करते रहना जरूरी है, तब जाके हम लोग समाज में इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा हम लोग आज ही हमने मान लिया है कि हम हार चुके। अगर हारे हुए मान चुके हैं तो इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और इसके लिए किसी भी काम को करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, पहले एक्सेप्टेंस है ना, वो डेडिकेशन होना, फिर ये समर्पण होना, ये सब कब आता है? केल्याने होता है रे, आदि केल्याची पाहिजे। करने से होगा, डरने से नहीं होगा। करने से होगा, डरने से नहीं होगा। और करने से होगा, इसके लिए लक्ष्य हमारे सामने कितना बड़ा है? लक्ष्य कितना बड़ा है? डुकरांना कसे पकडतात माहिती आहे का तुम्हाला? डुकरांना पकडण्याचं कसं? हा, जाळ्या टाकून. आणखी कसं पकडतात? सगळं फेंसिंग करतात, सब रास्ते बंद कर देते। तो सब रास्ते बंद करने का कैसा है?
है ना? वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कौन है, शेड्यूल कास्ट के लोग कौन है, कैटल क्लास है। कौन सा क्लास है? कैटल क्लास है ने जानवरों का क्लास। वो लोग बोलते हैं कि ये पिग है। पिग है का मतलब क्या है? ये सुअर है, और सुअर को पकड़ने के लिए ज्यादा प्रयास, दिमाग से अगर करेंगे तो ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। जितने भी सुअर इधर है पूरा, उनको रोज दाना डालते रहो, रोज चारा खिलाते रहो। क्या करते रहो? चारा खिलाते रहो, मुफ्त देते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, सब करते रहो, उनका ध्यान भटकाते रहो। और ध्यान भटकाते रहो तो पहले एक कंपाउंड डाल दो यहां से। ये कंपाउंड डालने का मतलब है कि ये आपका अभी शिक्षा का कंपाउंड आ गया, शिक्षा बंद हो गई। अभी इधर शिक्षा है, लेकिन ये फेंसिंग आ गया, अभी इधर नहीं जा सकते। फिर धीरे से इधर जो है ये रोजगार को ब्लॉक कर दो, रोजगार को ब्लॉक कर दिया। फिर आपके संपत्ति के अधिकार को ब्लॉक कर दो, कर दिया। फिर भी आप खा ही रहे मुफ्त में, इधर से जा ही रहे लोग। ये एंट्री पॉइंट है, ये जा ही रहे। और फिर जो है संविधानिक अधिकार धीरे धीरे बंद करो, धीरे बंद करो। इनको इतना छोटा सा रास्ता रखो। अभी एक छोटा सा रास्ता और छोटा करते जाओ। यहाँ से फिर अभी 1 2 जाएंगे, और बाकी तो सब अंदर चले गए। चारों तरफ से आपकी नाकाबंदी हो गई। अभी आपको पता चल गया कि हम गुलाम हो गए। क्या हो गए? क्योंकि आप अपने मर्जी से तो अंदर गए, लेकिन अभी आपके मर्जी से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इधर अभी ताला लग गया है। क्या लग गया? ताला लग गया। और ये ताला लगाने का काम किसने किया? हम लोगों ने किया, क्योंकि हम बेखबर रहे। हम लोग अगर बेखबर रहेंगे तो ताला हमारे ऊपर जड़ा जाएगा। अभी जो है ये थोड़ा रास्ता बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये जानने की कोशिश हमारे महापुरुषों के आंदोलन से करना पडेगा। और इथून जर परतीचा मार्ग पाहिजे असेल, इथून जर परतीचा मार्ग पाहिजे असेल, तर आपल्याला आजपासूनही सुरुवात करता येऊ शकते। आणि ती सुरुवात आहे कणखर बाण्याचे बाबासाहेबांचे लेकर बनण्याची, कणखर बाण्याच्या फुलेचे लेकर बनण्याची, कणखर बाण्याच्या शाहू महाराजांचे लेकर बनण्याची। आणि त्याच्यासाठी जे आहे आपल्याला परत गरज आहे बॅक टू बेसिक करण्याची। बॅक टू बेसिक काय आहे हे आपण पोस्ट लंच शिकू। ज्यांना असं वाटते की आपण ते थांबलं पाहिजे, हे केलं, ते बिलकुल सहर्ष स्वागत आहे। बाकी ज्यांना जायचं असेल ते जाऊ शकतात। आपण लगायचं, हां, लंच ब्रेक करूया आणि नंतर मग आपण आपण बघितलं आहे की आंदोलन चालवणे किंवा एखाद्या महापुरुषाचा वारसा घेऊन चालणे ही अत्यंत कठीण अशी गोष्ट आहे। आणि हे कठीण गोष्ट जे आहे ते कठीण गोष्ट काहीच लोक करू शकतात, सर्व लोक करू शकत नाही। ऐसा कहा जाता है हर बार कि महापुरुषों के पदचिन्ह अमिट होते हैं। लक्ष्य द्या, महापुरुषों के पदचिन्ह अमिट होते हैं। क्यों? मी काय म्हटलं समजते ना? महापुरुषों के पदचिन्ह अमिट होते हैं। क्यों? प्रश्न समजला का तुम्हाला?
महापुरुषों के पद चिन्ह अमिट होते हैं, वो मिटते नहीं है, उनके पैर के निशान मिटते नहीं है। महापुरुषों के पद चिन्ह अमिट होते हैं क्योंकि उन पर चलता नहीं है। लक्षात आलं? महापुरुषांचे पावलं, आता पाऊस पडला समजा, चिखल आहे, गाता आहे, त्याच्यातून महापुरुष गेला आणि त्या महापुरुषांचे पावलं वर्षानुवर्ष तसेच उमटून राहिले. का बरं उमटून राहिले? कारण त्याच्यावर कोणी परत चाललं. अगर वो चलते थे तो वो मिट जाते थे, दूसरे के पैर आ जाते थे. वो बहुत सालों से नहीं मिटे, इसलिए नहीं मिटे क्योंकि उस पर चलने का प्रयास किसी ने किया नहीं. तो ऐसा कहा जाता है कि महापुरुषों के पद चिन्ह अमिट होते हैं क्योंकि उन पर चलता नहीं है कोई. हम आप सब मिलके उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, फिर इसको शुरू करते हैं. ताली भी नहीं बजा रहे, खाना खाया. ताली भी नहीं बजा रहे, ताली का आवाज आना चाहिए, इसमें माइक शुरू है. ओके, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये होटल वाले की गलती है ना? हमारी कोई गलती नहीं है, होटल वाले की गलती है कि होटल वाले ने हमको उस तरह का खाना नहीं खिलाया. हाँ भाई, खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? हाँ, अगर खाना खिलाया होगा तो फिर से एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए. ओके ओके, खिलाया. सामाजिक आंदोलन में बहुत सारी अपेक्षाएं होती है समाज की, जो सामाजिक आंदोलन का कार्यकर्ता होता है. सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ता से अपेक्षा है समाज की. तो अगर सामाजिक आंदोलन के सामान्य कार्यकर्ता से अगर समाज की अपेक्षाएं है, तो उसके बड़े कार्यकर्ता से कितनी अपेक्षा रहेगी? बहुत बड़ी. और बड़े कार्यकर्ता के अलावा उसके नेता से कितनी अपेक्षाएं रहेगी? बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा. भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है? तृष्णा. दुखों का कारण है कि हम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं. अगर हमने अपने आप से अपेक्षा रखी होती तो हमको कोई दुख. तो समाज का सबसे बड़ा दुख क्या है? वो दूसरों से अपेक्षा कर रहा है. समाज का हर सामान्य कार्यकर्ता से अपेक्षा कर रहा है, लेकिन वो खुद उस काम को नहीं कर रहा है. इसकी वजह से उसको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है. दुख क्या है? क्या है? इमोशनल. अभी दुख जो है, हमको दुख है कि हमारे 40 करोड़ लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे है. कहां पे? आपको मालूम है क्या? मालूम है 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है. सुस्त झाला, सुस्त. 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, मालूम है? हाँ. देश में कितने लोग हैं? 140 करोड़. इस हिसाब से हर तीसरा आदमी, लगभग तीसरा आदमी, कितना? तीसरा. हर तीसरा व्यक्ति गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है. गरीब नहीं, क्या है? गरीबी रेखा के नीचे है. गरीबी रेखा का मतलब है कि उसकी आमदनी 20 रुपए से कम है. कितनी है? 20 रुपए से कम है. मतलब हर तीसरा आदमी
एक बार खाना खाने के लिए मजबूर है, सिर्फ एक ही बार उसको खाना मिलता दिन में, पूरे दिन में उसको एक ही बार खाना मिलता, या फिर जूठन मिलती, या फिर लताड़ मिलती, या फिर उसके ऊपर कोई पेशाब कर देता। कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं ऐसे? 40 करोड़ लोग। इस लिहाज से हमारे घर को अगर हम देश समझे, इस देश में हर हमारा तीसरा भाई जो है कैसे रह रहा है? गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। किसमें रह रहा है? और उसको एक समय पे खाने को नहीं मिल रहा। अगर उसको खाने को नहीं मिल रहा है तो हमको क्या पड़ी है? हमको कुछ हो रहा है क्या? हमको कुछ हो रहा है? हमको कोई दर्द महसूस हो रहा है? जब तक हमको इसके प्रति दुख नहीं लगेगा तब तक हमको ये जो समाज के प्रति लॉयल्टी डेवलपमेंट है वो होने वाला नहीं है। लॉयल्टी डेवलपमेंट मतलब समाज के प्रति निष्ठा का निर्माण होना, समाज के प्रति निष्ठा भाव पैदा होना, समाज के प्रति अपना कुछ लगता है ये तैयार होना मन में। ये लॉयल्टी डेवलपमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब आपका दूसरा भाई भूख से रो रहा है, भूख से बिलख रहा है, तब आपको उसकी संवेदना मालूम होनी चाहिए कि उसको भूख लगी होगी तो उसके लिए मुझे कुछ करना। क्या हम कर रहे हैं? हम इसके 3 गुना अनाज जो है वेस्ट में डाल रहे हैं। कितना? 3 गुना ज्यादा अनाज वेस्ट में डाल रहे हैं, और उस समय डाल रहे हैं जब इसको उठा के समुद्र में फेंकने के लिए हमको 1 घंटे का कम से कम 6 लाख रुपया खर्चा आता है। कितना? 6 लाख रुपया खर्चा करके 1 घंटे में हम जितना अनाज समुद्र में फेंकते हैं, इसमें और 120 करोड़ लोगों का खाना हो सकता है। कितने? 120 करोड़। इसके प्रति संवेदना सरकारों में इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार में बैठे हुए शासक जाति के लोगों में से कोई भी इसमें नहीं है। ये 40 करोड़ में सरकार में बैठे हुए शासक जातियों के लोगों में से इसमें कोई भी नहीं। इसमें है शेड्यूल कास्ट के लोग, इसमें है शेड्यूल ट्राइब के लोग, इसमें है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, यानी पिछड़े वर्ग के लोग, कुंडी, मराठा, तेली, माली, इसमें से जो लोग हैं उसके लोग, और इसमें है मुस्लिम पसमानदा जाति के लोग। कौन से? तो ये जो लोग हैं ये इस देश के मूल निवासी लोग हैं, भारतीय लोग हैं मूल के। इसलिए इनको ये मर जाए, खप जाए, कुछ भी हो जाए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं, और इसलिए वो ऐसी नीतियां बना रहे कि आपके लोग एक गरीबी रेखा के नीचे ही। अभी इनको खाने को नहीं मिल रहा है तो इनको शिक्षा मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? इनको खाने को नहीं मिल रहा है तो इनके पास संपत्ति होगी क्या? इनको खाने के नहीं मिल रहा है तो इनके पास अधिकार होगा क्या? शक्ति होगी क्या? बल होगा क्या? नहीं है। तो ये संपत्ति भी इन लोग है, ये सत्ता भी इन लोग है, ये खाना भी इन लोग है, और इनके लिए अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो फिर अपना नंबर कब आएगा, इसका इंतजार में हम लोग बैठे हैं, है ना? क्या है? मेरा नंबर कब आएगा? कौन सा नंबर आएगा? ये वाला नंबर आएगा। कौन सा? जब हिटलर अपने लोगों को गिलोटिन से मार रहा था, ऐसा कहा जाता है, इतिहास कहता है कि हिटलर अपने लोगों को गिलोटिन से मार रहा था। गिलोटिन मालूम है किसको कहते हैं? तुम्हारे समझना नहीं, गिलोटिन समझना। रोड रोलर, रोड बनवताना काय केलं जाते की डांबर व्यवस्थित हे झालं पाहिजे म्हणून त्याच्यावर रोलर चालवलं जाते,
तसंच रोडवरती असं लोकांना झोपवलं जायचं आणि त्यांच्या अंगावरून रोलर चालवलं जायचं. त्याला म्हणतात गिलोटिन. क्या म्हणतात? तो जब लोगों को ऐसा मारा जा रहा था तो लोग महलों में रह रहे थे और महलों में रहते थे, ऊपर बंगलों में रहते थे, तो वो ऊपर से देखते थे कि लोग कैसे मर रहे हैं. ऊपर से देखते थे कि लोग कैसे मर रहे हैं. तो उन लोगों के, मरने वाले लोगों के हाथों में तख्तियां रहा करती थी, हैं? तख्तियां रहा करती थी कि भाई हाँ तेरा टाइम भी आएगा, लेकिन आप कब तक ऊपर रहेंगे? ऊपर कब तक रहेंगे? कभी ना कभी तो नीचे आएंगे ना. जब आप नीचे आएंगे तो आपका भी नंबर आएगा. चक्कीमध्ये गव्हाचे दाणे टाकले जातात, माहिती आहे? है ना? ते असे दाणे असतात. तर पहिले हे दाणे खाली जातात. मग दळण संपते तेव्हा काय होते? दाना शिल्लक राहते का? दाना एकही शिल्लक राहत नाही. या दाण्यांना माहिती नाही की हा एकही दाना शिल्लक राहणार नाही. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग मिलके जो है ये 90 करोड़ दाने हैं. कितने? 90 करोड़ से लेके 100 करोड़ के दाने हैं. ये 100 करोड़ दाने को ये मालूम नहीं कि हमारा भी नंबर. अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे एससीज और एसटीज के लोग हैं सबसे नीचे. कहाँ पे? ये यहाँ पे. और एसटीज और एससीज के लोगों को ये एक मंत्र मिला है. क्या मिला? बाबासाहेबांनी मंत्र दिला आपल्या लोकांना. शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. जा तुमच्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की तुम्हाला शासनकर्ती जमात बनायचं आहे. एक मंत्र दिला की तुम्हाला शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, गुरगुरल्याशिवाय गत्यंतर नाही. जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है. ये मंत्र हम भूल गए. क्या हो गए? ये मंत्र हम भूल गए. तो रीराइट योर हिस्ट्री, रीराइट योर मोमेंट, रीराइट योर एक्शन. क्या करना पड़ेगा? ये मंत्र तो याद कर लो पहले. ये मंत्र याद कर लो, फिर लड़ो. तो याद करने का नहीं, हमने पुराना खत्म कर दिया. पुराना पूंजी खत्म. महापुरुषों ने, बाबा साहब ने, हमारे लोगों ने जो पूंजी बनाई थी वो खत्म कर दिया, ऐसे उड़ा दी. काय में उड़ा दी हमने? हमने काय में उड़ा दी? हम सब लोग अभी भी हम सब लोग किसमें भी मशगूल है? हम लोग मशगूल है कि हमारा एक बंगला है तो उसके ऊपर होना चाहिए, है ना? साधा घर, घरावर घर, प्लॉटवर घर किरायानं, घरावर घर. असं झालं की नाही? गाडी, दुसरी गाडी, तिसरी गाडी, चौथी गाडी. शिक्षण मुलाचं हे ते पैसे भरायला आपण तयार आहोत की नाही? आपल्या यथाशक्ती. ज्याला 2 लाख भरता येते तो 2 लाख भरायला तयार आहे. ज्याला 5 लाख भरता येते तो 5 लाख भरायला तयार आहे. ज्याला 50 लाख भरता येते तो 50 लाख भरायला तयार आहे. आणि ज्याला 1 करोड भरता येते त्याला 1 करोड भरायला. जब उसके बेटे को डॉक्टर को एडमिशन नहीं मिल रही तो वो बोलता है कि 1 करोड़ भर के जो डॉक्टर बना वो नाकारा डॉक्टर है. बरोबर है ना? अपन म्हणत होता कि नहीं? लेकिन जब उसके बेटे बेटी की बारी आती है तो 1 करोड़ भर के वो अपने बेटे को भी, बेटी को भी क्या बनाता है? नाकारा डॉक्टर बनाने में मशगूल है कि नहीं? अभी ये सब कितने दिनों तक चलेगा? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? नंबर आने तक चलेगा. नंबर आने तक चलेगा. भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तानाची फाळणी झाली.
आणि पाकिस्तान मधले जेवढे शासक होते ते कुठं राहत होते? पाकिस्तान बनायच्या अगोदर भारतात। जुल्फिकार अली भुट्टो कुठे राहत होता? भारतात, बरोबर आहे। दिल्लीत राहत होते, पंजाब मध्ये राहत होते, है ना, राजस्थान मध्ये राहत होते। आणि हे मोठे मोठे लीडर त्यांच्या कोठ्या होत्या, काय होत्या? बड़े बड़े बंगले थे, कोठियां थी, खेत खलियान थे, है ना, रसूख था, सब था। वो डिवाइड होते उधर चले गए, तो उनके बंगले कहाँ गए? इधेच राहिले, उनके बंगले, उनके खेत, सब कुछ यहीं पे रह गया, है ना। तो वो देश का हो गया? वो देश का नहीं हुआ, ब्राह्मणों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया बराबर, वो देश का नहीं हुआ। उसी तरह से हमारी छोटी बिल्डिंग, उसके ऊपर की बिल्डिंग, खेती, प्लॉट, गाड़ी, कार, स्कूटर, अगर तुम गुलाम हो गए तो तुम्हारे पास रहेगा क्या? गुलाम हो गए तुम्हारे पास रहेगा? गुलाम का बेसिक स्ट्रक्चर है कि वो शिक्षा विहीन होता है, गुलाम का बेसिक स्ट्रक्चर है कि वो संपत्ति विहीन होता है, गुलाम का बेसिक स्ट्रक्चर है कि वो शक्ति विहीन होता है। और जिसके पास शक्ति होगी, जिसके पास संपत्ति होगी, जिसके पास सब कुछ होगा, तो गुलाम कैसे क्या होते? तो गुलाम हो नहीं सकता। इसलिए इस मुगालते में मत रहो कि हमने बिल्डिंग बना ली तो हम अपने बच्चों को बेच बेच के उसकी ईंटें खिला देंगे, इससे होने वाला नहीं, ईंटें खिलाने से होने वाला नहीं। इसलिए अभी हमारे पास विकल्प है कि हम लोग सामाजिक आंदोलन को ईमानदारी से चलाएं, और सामाजिक आंदोलन चलाने में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे साथीदार छूट जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे, नालायक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसके बावजूद भी अपने हिस्से की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, तब जाके हमने इसके साथ ईमानदारी से काम किया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अपने हिस्से की ईमानदारी लड़ो, दूसरे से अपेक्षा मत रखो और काम जारी रखो। काम जारी रखेंगे, हमारे समाज के लोगों के प्रति हमें संवेदना विकसित होगी, हम उनके प्रति भाईचारा विकसित करेंगे, वो उनको अपना समझेंगे, अपन उनको समझेंगे, तब जाके हमारा समाज के प्रति लॉयल्टी डेवलपमेंट होगा, निष्ठा का निर्माण होगा। निष्ठा का निर्माण सामाजिक आंदोलन चलाने की पूर्व शर्त है। समाज के प्रति निष्ठा निर्माण करना ये किसी भी आंदोलन की पूर्व शर्त है। अगर समाज की निष्ठा नहीं होती, समाज के प्रति थोड़ा बहुत हमको नहीं लगता, तो शायद हम लोग यहाँ पे नहीं बैठे। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, इसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और हमें से जाके दूसरों में भाईचारा निर्माण करना पड़ेगा। भाईचारा निर्माण करने के लिए हमारे पास टूल है कि बाबा साहब के गुरु जो है ज्योतिराव जी फुले है, शाहू जी महाराज है, कांशीराम जी के गुरु जो है बाबा साहब है, शाहू जी महाराज है, ज्योतिराव जी फुले है। और ये सब जानकारी हम लोग अभी भी लोगों के पास अगर नहीं लेके जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही जगह पे रहते हुए खत्म हो जाएंगे। बर्फ की थैली रख दो, क्या हो जाएगा? आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आ जाएंगे, पानी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह विचार जो है हमारे, अगर हमने ले भी लिए, ग्रहण भी कर लिए, और ये एक जगह पे बैठे हैं, तो वो नाशीवंत है। विचार टमाटर के समान है। कैसे? विचार टमाटर के समय है, एक समय बहुत महंगे हो जाते हैं, एक समय बहुत उसकी कीमत खत्म हो जाती है, बराबर है कि नहीं? उसकी कीमत कब बढ़ती है? विचारों की चलन में रहेंगे, वो चलन में रहेंगे, वो सत्ता में रहेंगे, शासन में रहेंगे, तो उनकी कीमत खनक बढ़ जाएंगी। यूपी में तुम्हारी सरकार थी तो विचारों की कीमत थी, है ना। अब आरएसएस की सरकार है तो तुम्हारे विचारों की कीमत कहाँ पे है? नीचे, जमीन में। दीज आर द पेरिशेबल थिंग्स। और ये पेरिशेबल थिंग्स को अगर बना के रखना है, इसको सॉलिड बनाना है, तो सॉलिड बनाने के लिए उसको सॉलिड का शेप देना पड़ेगा। वो शेप के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी,
और ये जो विचार है इसको ऐसा चट्टान के जैसा बर्फ बना दो कि ये कहीं पे भी डाल दो तो ये पिघलेगा नहीं। एक स्टेज आती, बर्फ कब नहीं पिघलता? बर्फ कब नहीं पिघलता? सॉलिड कब होता है? बर्फ। थोड़ा सा जोरात उठून सांगा बरं। -4 के नीचे लेके जाओ तो बर्फ कभी भी पिघलेगा नहीं और सॉलिड बना रहेगा। और उसके लिए -4 जाने के लिए क्या लगता है? -4 जाने के लिए लगती है स्ट्रेंथ, उसके लिए लगती है ताकत, उसके लिए लगती है हिम्मत। और ये हिम्मत का जज्बा जब लाएंगे तब हमारी ये जो है ताकत सॉलिड बनेगी। सॉलिड बनने के लिए हमको पहले भाईचारा तैयार करना है। लॉयल्टी डेवलपमेंट के बाद हम जाते हैं सोशल प्लानिंग पे। ये अभी मैं इसलिए ये छोटा कैंप है, छोटा कार्यक्रम में इतना इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसलिए अभी जो है एक सिर्फ हिंट दे रहा हूँ क्योंकि 3 दिन के कैंप में हम जाके इसको करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये जो है ये सोशल प्लानिंग। प्लानिंग तो सबको मालूम है, नियोजन करने। इस कार्यक्रम का नियोजन किया है ना, 50 लोगों का खाना बोला, 60 लोग आ गए, हमको मालूम है 50 से 60 लोग आएंगे, ये नियोजन है। यहाँ पे करना है, नियोजन है। अभी ये नियोजन किया, लेकिन सोशल प्लानिंग में सामाजिक नियोजन क्या है? सामाजिक नियोजन क्या है कि समाज को एक दूसरे के हेल्प के लिए तैयार करना। पहली तो है संवेदना बनाना, संवेदना के बाद में समाज को एक दूसरे के हेल्प करने के लिए तैयार करना। और वो तैयार करने के लिए इनमें कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव तो चाहिए कि नहीं? समान उद्देश्य के लोग इकट्ठा आकर कोई आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। अगर लोगों का उद्देश्य अलग अलग रहेगा तो कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। तो समान उद्देश्य समाज का ये होना चाहिए कि समाज आगे बढ़ना चाहिए। समाज तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है? समाज की तरक्की कैसे होगी? हम लोग समाज की तरक्की को आंक रहे पैसे में। क्या में आंक रहे? पैसे। समाज की तरक्की सिर्फ पैसे में होने वाली नहीं। इट इज अ बाय प्रोडक्ट। पैसा ये बाय प्रोडक्ट है। पैसा ये जसं आपण गहू दळले तर कण्या निघते की नाही, तसं समाजाचं पिसणं केलं तर ऑटोमॅटिक पैसे निघणार आहे। समूह शक्ति में संगठन है और समूह जब इकट्ठा होता है तो ऊर्जा निर्माण होती है, ऊर्जा से क्रिएशन होता है, निर्माण होता है और निर्माण से पैसा बनता है। अभी कभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप देखे, ये बचत गट पाहिले। बचत गटांचा उद्देश एक्चुअली ते युनिसने जसा केला तो बहुत बढ़िया है, बांग्लादेश का यूनिस। तो बचत गट महिलाओं को इकट्ठा किया, महिलाओं ने पैसे कलेक्ट किए, 20-20 रुपया, 100 रुपया, 40 रुपया, और फिर जाके उनका एक मॉडेल तयार हो गया। आज महिलांच्या ग्रुपला मान्यता आहे की नाही देशात? आहे। जरी त्याच्यात स्टोरीज नसतील पण अशा कितीतरी हजारो लाखो महिला आहेत की ज्या इंडिपेंडेंट झाल्या, स्वतःच्या पायावर उभ्या झाल्या। समाज में हम लोग भी, हमारा एक विहार एक साधन है। क्या है? विहारात आम्ही एकत्र येतो फक्त। ये भी अभी हमारे लिए क्या हो गया? सोशलाइजेशन। क्या हो गया? सामाजिकीकरण की सिर्फ हम जा रहे, हाथ जोड़ रहे, प्रार्थना बोल रहे और वहां से वापस आ रहे। और हर किसी को जाना कंपल्सरी है क्या? उसमें नहीं है। कोई 12 बजे जा रहा है तो कोई 5 बजे जा रहा है, कोई 3 बजे जा रहा है, कोई 4 बजे जा रहा है। और जिस दिन कोई कार्यक्रम रहेगा, बाबा साहब की जयंती रहेगी, बुद्ध जयंती रहेगी या कोई कार्यक्रम रहेगा, उसी वक्त हम बिहारों में जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर। हम गुलाम नहीं बनने के लिए साल में 2 बार काम कर रहे हैं। कितने बार? 14 अप्रैल और 6 दिसंबर। गुलाम नहीं बनने के लिए। और जब गुलाम नहीं बनने के लिए 2 दिन काम कर रहे तो बाकी दिन काय के लिए काम कर रहे? हाँ? गुलाम बनने के लिए काम कर रहे।
तो गुलामी कभी ऐसी नहीं होती, किश्तों में नहीं हो सकती। गुलामी किश्तों में नहीं हो सकती। गुलाम व्यक्ति की सांसें भी उसकी नहीं होती। सांसें जो होती है ना, श्वास के तो अपन, वो सांसें भी उसकी खुद की मर्जी के नहीं होती। तो आज हमारी सांसें अपनी मर्जी की है। समय रहते अगर हमने इसको एक कर लिया तो ये सांसें चलती रहेंगी, सांसें जिंदा रहेंगी, अन्यथा हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो रूटीन काम करने के लिए, जैसे रोज जीने के लिए हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, वैसे ही स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए हमको रोज काम करना पड़ेगा। भले ही आप 1 घंटा करो, 2 घंटा करो। तो ये कल्चर हमने समाज में अभी तक विकसित नहीं किया है। तो हमको आज से ये प्रण उठाना पड़ेगा, बीड़ा उठाना पड़ेगा कि समाज को हर दिन काम करने के लिए बीड़ा उठाने को तैयार करना पड़ेगा। हर दिन घर में भी है तो काम करना है। हर दिन 2 घंटे समाज के लोगों को गुलाम नहीं होने से बचाने के लिए, और ऐसा वो टाइम में करना है कि आपके घर में आपने 3 लोगों ने 4 लोगों ने इकट्ठा आके कहा कि ये 1 घंटा हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम समाज को गुलाम नहीं होने से बचाना चाहते हैं। ऐसी एक्टिविटी करनी। रात को 8 बजे करो, 9 बजे करो, 10 बजे करो, नहीं तो हम कर रहे हैं शुभम करोति कल्याणम, है ना? ऐसा कर रहे हैं तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी अगर हम अपने आप को, अपने परिवार को फिक्स कर लेते हैं कि हम हमारे समाज को गुलाम होने से बचाने के लिए 1 घंटा साथ में समूह के साथ, हमारी फैमिली के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी हम आज से शुरू कर रहे हैं। ऐसा अगर शुरू कर देते तो आप में वो सतत भाव निर्माण रहेगा, भाव बनता रहेगा, और इसके लिए आप तनकर होकर तैयार होकर आएंगे और फिर सोशल प्लानिंग आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। यू विल बी द मेंटर्स। ये समाज के लिए मेंटर्स बनेंगे और समाज को जो है जोड़ने का काम करेंगे सोशल प्लानिंग के माध्यम से। और फिर आता है सोशल एक्शन। अब ये सोशल एक्शन क्या है? सोशल एक्शन, हाँ, सुसंगत एक्शन जब तक नहीं होती तब तक कोई एंड रिजल्ट सुसंगत नहीं आ सकता। अगर आपको यहाँ से यूरोप में जाना है, यूरोप में जाना है, कैसे जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे कि बस से जाएंगे, 2 व्हीलर से नहीं जाएंगे। यानी आपने सुसंगत साधन का चयन किया, सुसंगत साधन का चयन किया। आपको यहाँ पर आना है, घर से आप यहाँ पे आए तो ज्यादा से ज्यादा कार में या 2 व्हीलर में आए होंगे, बराबर, या कोई ऑटो में आए। इसका मतलब यह साधन सुसंगत है, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए। कोई ट्रैक्टर लेके आया क्या? ट्रैक्टर लेके कोई नहीं आया। कोई और दूसरा साधन जो बैल बंडी सारखं कोणी आणलाय क्या? तो सुसंगत साधन का निर्माण करेंगे तब जाके सुसंगत रिजल्ट जो है आएगा। अभी समाज के पास में समाज ने होप खोना शुरू कर दिया है। दे आर लूजिंग देयर होप। समाज के लोग इस मेंटालिटी में पहुंच गए हैं कि अभी कुछ होने वाला नहीं। अगर इससे जब तक समाज बाहर नहीं निकलेगा, उभरेगा नहीं, तब तक वो दूसरी कोई एक्शन करने के लायक नहीं रहेगा। और वो एक्शन करने के लायक बनाने के लिए उसको सोशल एक्शन के लिए कोई टूल देना पड़ेगा। और वो टूल जो है हम लोग अभी बहुत कभी कभी जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अच्छी भी बातें आ जाती है, तो एक टूल जो है, एक टूल देना चाहते हैं। वो टूल ये है कि अपने अपने एरिया में, जैसे बिहार है, उसी तरह से मैंने ये देखा केरल में, आपने भी देखा होगा आपके व्हाट्सएप पे, कि केरल में एक मंदिर है, संविधान का मंदिर। क्या है? संविधान का मंदिर। और वो संविधान के मंदिर में हर रोज लोग जाते हैं। वहां पे संविधान की बुक रखी हुई है, ऐसे
साइड साइड में सारे बुक्स रखे संविधान के। और उनको वहां आके संविधान का कोई ना कोई एक चैप्टर पढ़ना है। और चैप्टर पढ़ते हैं, बाजू में जो है क्लासरूम है, क्लासरूम में जैसे 14, 15, 20, 25 जितने भी एज के लोग हैं एक समय पे बैठे रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ जो है आर्टिकल्स और उसके संदर्भ में बताया जाता है। तो ये छोटी एक्शन है, बहुत छोटी एक्शन है, लेकिन अगर हमने एक ही साथ में 50 जगह पे अगर इसको शुरू कर दिया तो क्या है, नोटिसेबल एक्शन है, ये नोटिसेबल एक्शन। पीपल विल फॉलो यू, पीपल विल फॉलो यू एंड पीपल विल रिमेंबर यू। जो दिखता है वही बिकता है। क्या है? जो दिखता है वही बिकता है। यू हैव टू सेल योर आइडियाज, यू हैव टू सेल योर आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी सेल करने के लिए आइडियोलॉजी के सेल्समैन कैसे चाहिए? सेल इज डिपेंड ऑन द सेल्समैन, है ना? वो कितना अच्छा सेल्समैन है उसके ऊपर ही उसके प्रोडक्ट बिकेंगे। हम अगर आइडियोलॉजी के लोग हैं, आइडियोलॉजी समाज में पहुंचाना चाहते हैं, तो जितने अच्छे आइडियोलॉजी के सेल्समैन होंगे या कार्यकर्ता होंगे, उसको वहन करने वाले लोग होंगे, उतनी अच्छी आइडियोलॉजी समाज में जाएगी। अभी ये बिजली जो है, बिजली हमारे पास आ रही है, बिजली कहाँ स्टोर होती है बताओ? बिजली स्टोर करने का साधन बताओ? ट्रांसफॉर्मर मध्ये, बॅटरी मध्ये, पॉवर हाऊस मध्ये, आणखी केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले कोणी सांगू शकते का? बिजली कहाँ स्टोर होती है? हाँ? बिजली स्टोर नहीं की जा सकती, बिजली स्टोर नहीं की जा सकती। उसको हमेशा प्रवाहित रखना पड़ता है, उसको हमेशा प्रवाहित रखना पड़ता है। महापुरुषों के विचार जो है ना, हजारों 1400 वोल्ट के ये बिजली है, इसको आप स्टोर करके रखेंगे, डम करके रखेंगे। इसको स्टोर करके डम करके नहीं रखा जा सकता, इसको हमेशा प्रवाहित करना पड़ता है। और ये प्रवाहित करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है कि लोग शासन होते हैं कि हम गुलाम है कि नहीं। ये किसका नतीजा है? कि लोगों ने आइडियोलॉजी को स्टोर करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। वो भूल गए चरत भिक्कवे चारकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अत्तानु हिताय लोकानुकंपाय, आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। तो ये जब करेंगे तो होगा, करने से ही होगा, कहने से नहीं होगा, करने से ही होगा, कहने से नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे नहीं, हम लोग जो है ये लॉयल्टी डेवलपमेंट, सोशल प्लानिंग और सोशल एक्शन को जो है इनिशिएट करेंगे आज के माध्यम से। अभी देखो, एक छोटा यूनिट जो है उर्वरक का काम करता है। क्या काम करता है? उर्वरक का काम। उर्वरक यानी खाद। खाद का काम है कि छोटे से पौधे को जो है उसको पहले तो जीवन प्रदान करना, उसका जीवन को बचा के रखना, उसको प्रोटेक्ट करना कीड़ों से, मकोड़ों से, विषारी जहरीले पदार्थों से, है ना? तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है ये पौधे को बचाने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे कोई तीस मार खा नहीं कि समाज में जाके आज ही जाके कल परिवर्तन आ जाएगा। हम तीस मार खा नहीं है, लेकिन हम लोग समाज के प्रवाहक बनने की कोशिश करेंगे। प्रवाहक बनने के लिए हमारे पास ये महापुरुषों के विचार है, फुले जी का विचार है, साहू जी का विचार है, बाबा साहब का विचार है, कांशीराम साहब का विचार है। और ये विचार हमको जो है मार्ग दिखलाता है, लेकिन मार्ग देखने के लिए उस पर हमको चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने एक पैर डाल के रखे हुए हैं, सिर्फ वो पैरों के बाजू बाजू में भी चलेंगे, बाजू से भी चलेंगे तो काम हो जाएगा।
क्योंकि हमारे हजारों पैर चलेंगे और हजारों पैर चलने के लिए इतने पहले 14, 15, 20, 25, 50 पैर साथ में होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज इस बार हमने परिवारों को इसलिए शामिल किया है कि घर की महिलाएं जो है, महिलाएं एक पावर है, इस पावर को अनयूज किया गया है। जैसे हमने अपने बच्चों को नहीं लाया वैसे ही हमने अपनी महिलाओं को, अपनी बीवियों को, बहनों को, तो इनको भी नहीं लाया मूवमेंट में, जिसके वजह से हमारा इसमें सेटबैक हो रहा है। इस सेटबैक को अगर निकालना चाहते हो, इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग इसके लिए शायद तैयार होंगे, ऐसा मान के मैं आगे के लिए समझ रहा है कि नहीं मीटिंग पर? अरे कुछ समझ रहा है कि नहीं? अगर समझ रहा है तो अभी अपन पोजीशन पे आते हैं, देश की पोजीशन। देश में क्या पोजीशन? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेरी गुड। अभी देश की पोजीशन क्या है? टोटल रिसोर्सेस है, अब ये 1, 2, 3 खाने छोड़ देते, चौथे खाने में आते, क्योंकि समाज का ऊपरी वर्ग ये 1, 2, 3 खानों में रहता है। निचला वर्ग जो है, शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़ी जाति के लोग सब इधर रहते हैं, इधर चौथे खाने में, चौथे पायदान में। और चौथे पायदान पे SC ST के पास क्या है और OBC के पास क्या है, इस पर बात करें। SC ST के लोगों के पास क्या है? हाँ? क्या है? संख्या बल है, संख्या बल। कितने करोड़ है SC ST के लोग? हाँ? नहीं, SC और ST के खाली, SC और ST मिला के कितने करोड़ लोग हैं? कितने करोड़ है? 32 करोड़ लोग हैं SC और ST के, 25% से ज्यादा लोग हैं। कितने? फिर भी अपन ने इसको कम 22.5% किया। कितने? 32 करोड़ लोग हैं SC और ST। OBC के कितने लोग हैं? 60 करोड़, 60 करोड़ लोग हैं। कितने? रिलीजियस माइनॉरिटीज कितने हैं देश में? रिलीजियस माइनॉरिटी में सिंपली सिर्फ मुस्लिम लोग 14 करोड़ है, फिर क्रिश्चियन है, सिख जैनस है, फिर पारसीज है ना? ये सब मिला के जो है ये कम से कम 20 करोड़ लोग हैं। कितने हो गए? 112 करोड़, 112 करोड़। बचे कितने? 28 करोड़। 28 करोड़ में 18 करोड़ ये अग्नि जाति के लोग हैं। कौन से लोग हैं? ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय। ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, ये 18 करोड़ लोग हैं। कितने? और फिर अभी ये कितना हो गया? अपनी पॉपुलेशन कितनी है? 140। 10 करोड़ लोग किधर है? करोड़ लोग वो घुमंतु जाति के लोग हैं जिनकी कहीं पे नोंद नहीं है। महानगरपालिकेच्या समोर बसलेले पवार जातीचे, भोसले नावाचे, है ना, भटकर नावाचे, पवार आणि भोसले ह्या 2 कम्युनिटी मेजर प्रमाणे महाराष्ट्रात दिसणारे जे लोक आहेत ते पारधी जातीचे, ज्यांचं नाव रेकॉर्डवर नाही। बंजारा लोक ज्यांचं नाव रेकॉर्डवर नाही आहे। झुलन
ज्यांचं नाव रेकॉर्डवर नाही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम रिकॉर्ड में नहीं है और सिर्फ रास्ते पर रहने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ है। कितनी? और ये सिर्फ रास्ते में रहने वाले जो लोग हैं ना, भोसले नाव कोणाचं होतं? शिवाजी महाराज। पवार कोण आहे? शिवाजी महाराजांचे नातेवाईक है ना? तो पवार, भोसले, भटकर, सरदार, ये सर्व लोग है ना, खोबरागडे, रामटेके, ये सब लोग जो है, ये कौन से लोग हैं? ये शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा साथ देने वाले लोग हैं। और वो साथ देने वाले लोगों की हालत क्या है आज? आज क्या हालत है? उनको इस व्यवस्था ने इस स्तर तक गिरा दिया कि जिनके महापुरुष हुआ करते थे, जिनके नेतृत्व में शासन चलता था, उस कम्युनिटी के लोग आज अवांछनीय लोग हैं। कौन से लोग हैं? उसी तरह से कभी कभार महार जाति के लोगों को गिराया होगा, है ना? उसी तरह से शूद्र जातियों के लोगों को गिराया होगा, जाटों को गिराया होगा, चमारों को गिराया होगा, है ना, चांडालों को गिराया होगा। चांडाल, है ना, चांडाल चौकड़ी ऐसे बोलते लोग। ये चांडाल जाति के लोग हैं जिन्होंने बुद्ध धर्म को जो है देश में ऊपर रखा। नमोशूद्र जाति के लोग हैं जिन्होंने, एक महार आदमी गाली देता है तो मातंग को देता है, महार आदमी गाली देता है तो उसके सबकास्ट को देता है, महार आदमी दूसरे को गाली देता है, फिर मातंग आदमी गाली देता है तो महार को देता है, इसको देता है, उसको देता है। ये गालियां भी उन्होंने बनाई। ये गालियां भी, एक गाली मुझे बहुत पसंद आती कि जिसमें कम से कम भाईचारा है। का महा मांगा सरकार आती, उसमें भाईचारा है, बाकी कहीं पे भाईचारा है ना। तो ये भाईचारा जो है, ये भाईचारा बनाने का काम ऐसा आसान है क्या? ये लोग मर खप गए उसमें, है ना। और ये मर खप गए, इसके वजह से हम लोग बोलने के लिए इधर आ गए। अभी हम लोगों को ये जो कार्य कठिन है, लेकिन कर नहीं हो, क्या है? क्योंकि इसमें स्वाभिमान की लहर है, और स्वाभिमान के लिए लोग प्राणों की आहुति देने को तैयार हो जाते हैं। हमको तो सिर्फ काम करना है, हमको तो सिर्फ काम करना है। काम करने के लिए ये जो लोग हैं, इनके पास सबसे बड़ी ताकत है इनकी संख्या, इनकी संख्या। और ये संख्या में अगर काम होता है तो निश्चय ही हम लोग विजयी होते हैं। एक स्टोरी बताने का टाइम। एक राजा था, बड़ा राजा। वो गया उधर आखाती देशों में, और उधर सबसे ज्यादा क्या है, घोड़े बिकते थे, घोड़े। तो उस जमाने में 12 लाख का घोड़ा लाया। कितने लाख का? 12 लाख का घोड़ा। अभी ये घोड़ा एकदम ऊंची नस्ल का है, एकदम अच्छा है, ये बोल के लाया गया है ना, उसको एक्सपोर्ट किया, विमानातून आला घोड़ा। अभी ये घोड़ा जो है, आए बराबर क्या राजा उसको देखते बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आया, अस्तबल में घोड़ा है, बहुत सारे घोड़े हैं। एक दिन राजा ने बोला कि वो घोड़े को लेके आओ, आज उसकी सवारी कर। तो राजा ने वो घोड़े को देखा, उसके सामने वो बैठा था, तो उसने देखा ऊपर से, अरे ये घोड़ा तो लंगड़ रहा है, घोड़ा तो ऐसा करके वो चलता है। तो राजा बहुत परेशान हो गया कि इतना 12 लाख का घोड़ा लाया और ये लंगड़ के चल रहा है। तो जितने भी जानवरों के डॉक्टर थे देश प्रदेश में,
सबको बुलाया और सबने जो है घोड़े को चेक किया। सबने घोड़े को चेक करने के बाद जो है राजा को रिपोर्ट दी कि साहब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, इसमें डिफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है। फिर राजा और परेशान कि इसमें बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी ये लंगड़ के क्यों चल रहा है। फिर राजा ने अपने मंत्रियों को बोला कि इसका इलाज ढूंढो, क्या है इसका कारण ढूंढो। फिर भी नहीं मिला। फिर राजा ने अपने वजीर को बोला, यानी प्रधानमंत्री को बोला कि अगर सोल्यूशन नहीं निकला 8 दिन में तो तुम देख लेना, खैर नहीं। अभी उसको ग्राउंड जीरो में जाके काम करने की नौबत आ गई और प्रधानमंत्री ग्राउंड जीरो पे गया और वो अस्तबल में गया। तो वो अस्तबल के वो जो उसका रखरखाव करने वाला आदमी था उसको बोला घोड़े को लेके आओ। तो जैसे ही वो लेने गया तो रखरखाव मेंटेनेंस करने वाला आदमी लंगर के चलता था। इसके वजह से घोड़ा उसका अनुकरण कर रहा था, वो भी लंगर के चल रहा था। प्रधानमंत्री गया राजा के पास, सर मुझे 8 दिन दे दीजिए, मैं घोड़े को ठीक कर दूंगा। उसने तुरंत से वो लंगड़े कर्मचारी को बदल दिया और वहां पे जो है अच्छा सशक्त आदमी और उसकी चाल में ढाल में रुबाब हो उसको लगाया। उसको लगाते ही वो घोड़े की चाल में बदल आ गया, घोड़ा अच्छे से चलने लग गया। ये द्योतक है कि समाज अगर लंगड़ा हो जाता है तो समाज को चलाने वाले महूत को जो है अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। समाज को अपने आप को, अगर उसका लीडर अगर लंगड़ के चल रहा है तो समाज लंगड़ा हुए बगैर रहेगा नहीं। हम समाज के नुमाइंदे हैं, इसलिए हमको अपने आप को लंगड़ा होने से बचाना है, ये एक्शन से बचाना है। और ये एक्शन अगर करनी है तो हमको अपने आप को ये 112 करोड़ लोगों में जहाँ पे भी जाएंगे वहां पे काम करने का मौका है। ये काम करने के लिए सिर्फ इधर ज्यादा से ज्यादा जो है जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। जानकारी का अभाव ही अज्ञान है, अज्ञान की जानकारी होना ही ज्ञान का प्रारंभ है। मुझे खुशी है कि आप लोग ये सुन रहे हैं, ये समझ रहे हैं। रॉकमन थ्योरी में मैं ये चाहता था कि ये 1 नंबर में 2 नंबर में इलाइट लोग होते हैं। कौन होते हैं? इलाइट लोग होते हैं कि वो सिर्फ ऊपर से एक्शन करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से बोले तो कि वो कभी आपके साथ मिक्स नहीं होंगे, सोशल एक्शन नहीं करेंगे, आपके कम्युनिटी में नहीं आएंगे, लेकिन वो PIL दाखिल करेंगे। क्या करेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करेंगे। वो बोलेंगे कि मैं इंडिविजुअल लड़ता हूँ, इंडिविजुअल लड़के समाज का भला करने की कोशिश करेंगे। दूसरे इंटेलेक्चुअल लोग रहेंगे कि वो यूट्यूबर रहेंगे, पत्रकार रहेंगे, बड़ी बड़ी ये जो है खुद लड़ाई लड़ेंगे और खुद लड़ाई लड़के जो है वो समाज का भला करने की कोशिश करेंगे। बट इंटेलेक्चुअल जो है वो इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअल होता है तब उसका कोई महत्व नहीं होता। नहीं तो फिर वो जो है अपना बीच में लोग मारे गए है ना, वो कौन सी एक्सप्रेस चलती है साउथ में एक एक्सप्रेस चलती है, उसका से नाम है उसका, है ना, हाँ वंदे मातरम नहीं, कोरोमंडल भी नहीं। अपने जो लोग मारे गए सोशल एक्शन करने वाले, पंसरे मारा गया, कलबुर्गी एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस? कलबुर्गी नाम की एक्सप्रेस चलती है कि नहीं रेलवे वाले लोग? हाँ, वो कलबुर्गी एक्सप्रेस कलबुर्गी गांव में जाती है और कलबुर्गी गांव का ये है कि वहाँ पे सामाजिक आंदोलन को इंटेलेक्चुअल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल है। क्या है? इंडिविजुअल। अकेले में शक्ति नहीं होती, अकेले लकड़ी जल्दी टूट जाती है और इकट्ठा लकड़ियां तोड़ने में बहुत मशक्कत होती है। समाज को इकट्ठा कर लो, आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा। समाज अकेला रहेगा तो उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये सोशल एक्शन करने वाले ये लोग हमारे अभी फिलहाल काम के नहीं है। जब इनमें शक्ति आ जाती है तो ये लोग अपने आप उनका काम करना शुरू कर देते हैं। और ये तीसरा जो वर्ग होता है वो फेंस
पे होता है। कौन सा? डेन्स पे। डेन्सिंग यानी कुंपना और उबास को, कि समाज की ताकत बढ़ी तो वो आपके साथ आ जाएगा, समाज की ताकत घट गई तो वो झट से ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को टारगेट करना नहीं है, ये सॉफ्ट टारगेट है, इनके बारे में बोलना नहीं है ना। एक उस दिन मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसे साधारण से किराना दुकान में खेड़े गांव में मैं गया, और वो खेड़े गांव में वो दुकानदार लेडी थी। वो लेडी के सामने दूसरी महिला कुछ सामान खरीदी कर रही थी, और वो सामान खरेदी करते करते उसको बता रही थी की बेईमान लोकांच्यामुळे जे आहे बाबासाहेबांचं आंदोलन मागे आलं बा। मुझे खुशी हुई, मैंने कभी इजहार नहीं किया कि भाई मैं भी हूँ, मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन मैंने उनका ये सुना स्टोरी कि भाई जो महलों में रहने वाले हैं, जो बड़े बड़े कारों में स्कूटरों में घूमने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, ये लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया। वही उसका संदेश वो दूसरी महिला को समझा रही थी। और ये जब डाउन टूडेड लोग, जिनको वो भी नौकरी पे नहीं है, वो भी नौकरी पे नहीं है, लेकिन ये मैसेज समाज में ट्रांसफर कर रही है, ये सही बात है। अगर यही मैसेज हम लोग भी अपने आप में ट्रांसफर कर पाए, यानी ऐसा नहीं निगेटिव नहीं, पॉजिटिव मोड में अगर करते हैं कि समाज को अगर यहाँ तक ला सके है, तो ये चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के लोग हैं जिन्होंने समाज को यहाँ तक लाया है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर अंग की हिस्सेदारी इसमें आवश्यक है। ये अगर हम ये सोशल मीडिया बना देते हैं, सोशल मीडिया बोले तो ऑनलाइन नहीं, सोशल मीडिया एक्शन वाला मीडिया, और ये अगर एक्शन में हम आ गए तो समाज के हर बड़े प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। आगे के लिए जो है हम लोग एक प्लानिंग के साथ में आएंगे। 3 डेज कैंप हम जल्दी ही प्लान करने वाले हैं, और उसमें जो है समाज के पढ़े लिखे यंग बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि हम भी अभी बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे रिप्लेसमेंट के लिए नए यंग लोगों को मैं खासी अपील करता हूँ कि वो लोग उधर उपस्थित रहे। 3 डेज के कैंप का आपको जल्दी ही सूचना मिल जाएगी। आप लोगों ने मुझे सुना, सहन किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। लेकिन इस कार्यक्रम में बड़गे साहब को हमने अपने तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की, ऐसा मुझे लगता है। और इस काम को गति देकर आगे हम जो है समाज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। अपने आप में विश्वास रखो, अपने आप में और अपने समाज में विश्वास रखो, तो आंदोलन तेज गति से आगे बढ़ेगा। आज भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं करा। हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा, है ना। हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। और हम लोग तो इन लोगों के फॉलोअर्स हैं। अगर इनके फॉलोअर अगर खेप खा जाएंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जीते जी सम्मान के साथ जीने के लिए हम हमारे बाबा साहब का, फुले जी का, शाहू जी का कारवा आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी शब्द के साथ, इसी शपथ के साथ आपके लिए इतना ही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।